नमस्कार दोस्तों। तो रेडियो लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। देखो ये है ना एनसीईआरटी क्लास 8th की ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर है, ठीक है ना। और ये चैप्टर का नाम है कृषि यानी एग्रीकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। मतलब ये ना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको ना जो सीधे सीधे एग्ज़ाम में आने वाली होती हैं ना, और कुछ चीज़ें ऐसी होती जो बच्चे छोड़ देते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो चलिए देखते हैं इसमें और क्या है आगे। देखिए, कहानियों के माध्यम से ये शुरू होता है, जैसे कि एनसीईआरटी हमेशा से शुरू करती है। कहानियों के माध्यम से ये चीज़ें शुरू हो रही। पहले बस हम यहाँ से केवल देखेंगे। पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर कृषि क्या होता है ना, कि खेती किसानी की जाती है उसमें, ठीक है ना। जैसे अब कोई किसान है, मान लीजिए गेहूँ उगाया, तो गेहूं को वो अच्छी कीमत पर बेचने के लिए क्या करेगा, उसे ले जा कर के मंडी में देगा। फिर वो आटा बनेगा उसका, फिर वो कारखाने में जाके डबल रोटी बनेगी, बिस्किट बनेगी। तो मतलब क्या है ना, एक प्रोसेस होता है उसका, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से देखिए, पौधे से परिष्कृत उत्पाद। पौधे से परिष्कृत उत्पाद का मतलब क्या हुआ कि जो पेड़ पौधे हैं ना, उनसे जो प्रोसेस करके जो उत्पाद मिल रहा है उसी की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक। तो पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं शामिल हैं, ठीक है ना। मतलब कि जो पेड़ पौधों से उत्पाद प्राप्त हो रहा है, ठीक, वो 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाओं से सम्मिलित है। और 3 प्रकार की आर्थिक क्रिया कौन सी होती है, देख लीजिए। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक। ये 3 आर्थिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, कृषि हम पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर। तो पहले ये समझ लीजिए एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर और एगरा या एग्री, जिसका अर्थ होता है मृदा, और कल्चर, ठीक, जिसका अर्थ है कृषि, से हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर, एग्री का मतलब क्या हुआ, मृदा, और कल्चर का मतलब क्या होता है, कृषि कर, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एग्रीकल्चर, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई ये याद रखिएगा बस। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, लैटिन शब्द से हुई है, याद रखिएगा। एग्री और कल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एग्री मतलब मिट्टी होती है, और कल्चर मतलब कृषि करने से रिलेटेड है, ठीक। तो अब देखिए इसमें बताया जा रहा था कि एक पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के उत्पाद रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है ना। अब मोटी मोटी बात ऐसे समझ लीजिए ना, कि मान लीजिए आप खेती करते हैं ना, खेती करने के बाद जो फसल उगी ना, जो भी आपकी फसल उगी, तो अब उस फसल का क्या करेंगे आप, उस फसल को आप बेच देंगे, मंडी में बेच दिए, या उसको कहीं ऐसे बाज़ार में जा कर के बेच दिए। बाज़ार वाले क्या किए, उसे कंपनी को बेच दिए, है ना। और कंपनी ने क्या किया, उसका प्रोसेसिंग किया, और प्रोसेसिंग करने के बाद उसको डबल रोटी बना दिया या बिस्किट बना दिया। तो कहने का मतलब 3 प्रकार की क्रियाएं हुई ना यहाँ पर, ठीक है ना। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं ना, वो 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो अब यहाँ से देखिए कि प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं ना। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्करण से है, ठीक। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि सीधे प्राकृतिक संसाधन का उत्पादन और निष्करण से है। मतलब आप कोई भी जो उत्पाद है, वह कोई भी अपना प्रोडक्ट है, वो सीधे कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं ना। सीधे अगर प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, आपका प्राकृतिक संसाधन हो गया ना। और वो क्या हो गया भैया, कि अब देखिए वो होता क्या है, कृषि, मत्स्यन, संग्रहण, ये सब क्या है, प्राथमिक क्रिया है। अच्छा, इसी में खनन भी आता है, याद रखिएगा, ठीक। खनन जो होता है वो प्राथमिक क्रिया ही में ही आता है, ठीक। तो भैया अब देखिए मोटी मोटी बात, क्या प्राथमिक क्रिया में क्या शामिल है, कृषि, मत्स्यन, संग्रहण, इसके उदाहरण है। अब देखिए यहाँ द्वितीय क्रिया क्या होती है भैया,
इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। किसके? जो प्राथमिक ये प्राकृतिक संसाधन थे जिसे आपने पृथ्वी से डायरेक्ट प्राप्त किया, प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त किया था, अब उसका क्या हुआ? प्रोसेसिंग हुआ, उसका परिष्करण हुआ, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड है कौन सी? दूसरी क्रिया। इसमें क्या होता है देखिए, इस्पात विनिर्माण, है ना, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना, ठीक, ये सब क्या है? द्वितीयक क्रियाओं में शामिल है ना। मतलब ये समझिए कि उद्योग, सेकंड में कौन है? उद्योग, ठीक, विनिर्माण, ठीक, निर्माण, ये सब क्या है? आपके द्वितीयक क्षेत्र हैं, ठीक है ना। अब देखिए तृतीयक में क्या शामिल है भैया? तृतीयक ही सेवा क्षेत्र है, याद रखिए, ये ही सेवा क्षेत्र है, सर्विसेज क्षेत्र है। तो अब इस तृतीयक क्या है? प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। कौन सी? तृतीयक क्षेत्र, याद रखिएगा। इसमें क्या आता है भैया? यातायात, ठीक, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण, ठीक है ना। तो अब देखिए एग्रीकल्चर हमारा कौन सा हो गया? 3 क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं हो गई। एक तो प्राथमिक क्रिया, दूसरा क्या कहते हैं आपका उद्योग वगैरह हो गया ये क्रिया, और तीसरा आपका होता है सर्विस सेक्टर। तो जो एग्रीकल्चर है ना मेरे भाई, ये एग्रीकल्चर है ना, ये प्राथमिक क्रिया है। अभी हमने बताया कि एग्रीकल्चर में कृषि, मत्स्य संग्रहण और खनन, ठीक, ये भी आता है। तो अब क्या हो गया? कृषि एक क्या है? प्राथमिक क्रिया है, ठीक। अब देखिए फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुधन पालन करना, ठीक, ये सब कृषि में आता है, ठीक। पशुपालन भी इसी में आता है, याद रखिएगा, ठीक। तो अब क्या हो गया भैया कि कृषि क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र हो गया, और सभी ये चीज़ उगाना और पशुपालन करना, ये सब कृषि में शामिल है, ठीक। एग्रीकल्चर में क्या क्या शामिल है? बात समझ में आई? फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशु पालना, ये सब क्या है? कृषि, एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब देखिए विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं, ठीक। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अब आपको पता ही है कि भाई कि भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग खेती किसानी में ही जुड़े हुए हैं, ठीक। लेकिन उसका आउटपुट उतना नहीं है। देश की विकास में एग्रीकल्चर सेक्टर का उतना बड़ा योगदान हो नहीं पा रहा है जितना कि लोग उसमें लगे हुए हैं। इसलिए भारत में बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। चलिए आगे देखिए कि अनुकूल स्थलाकृति सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ना भैया। एग्रीकल्चर या कृषि करने के लिए आपको लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है ना कि आपको क्या चाहिए? अनुकूल स्थलाकृति चाहिए, अनुकूल मृदा चाहिए, जलवायु चाहिए, तभी तो आपकी कृषि क्रियाकलाप में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यही कारण है कि अगर आपको कृषि क्रियाकलाप करना है ना मेरे भाई, तो आप क्या चाहिए? स्थलाकृति, मृदा और जलवायु, ये सब अनुकूल होना चाहिए, ठीक। तो अब देखिए जैसे आप समझ लीजिए यहाँ पे ऐसे, तो अगर कृषि करना है ना, अगर आपको कृषि करना है, कृषि क्रियाकलाप, तो कृषि क्रियाकलाप के लिए आपके लिए क्या ज़रूरी है? पहली बात तो ये जान लीजिए कि स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब क्या हुआ कि मतलब वहाँ की जो भूमि है ना, भूमि है वो समतल होनी चाहिए, यानी कृषि करने योग्य होने चाहिए वहाँ की, ठीक है ना। अब जैसे पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना, तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है तो यहाँ पर अब खेती करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ना। या फिर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, खाई ज़मीन है, कंकड़ पत्थर है, तो वहाँ पर क्या होगा? ठीक से फिर कृषि नहीं हो पाएगी ना। तो इसलिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि स्थलाकृति वहाँ की अनुकूल होनी चाहिए, ठीक। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात वहाँ की मिट्टी सही होनी चाहिए ना। अगर मिट्टी भी नहीं सही है तो क्या होगा? तब तो परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रहेंगी ना कृषि करने के लिए, इसलिए ज़रूरी है। तो ठीक, तो कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या जरूरी भैया? अनुकूल स्थलाकृति होनी चाहिए, मिट्टी भी होनी चाहिए ना, मिट्टी भी तो सही होना चाहिए। पता चला मिट्टी ठीक नहीं है, पता नहीं कैसी मिट्टी है या उपजाऊ मिट्टी नहीं है, वहाँ पर कृषि नहीं हो सकती। दूसरी बात जलवायु ठीक से होनी चाहिए, जलवायु भी अनुकूल होनी चाहिए,
ठीक। जलवायु अनुकूल का मतलब क्या हुआ, अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पर बर्फीला एरिया है तो वो तो रेगिस्तान हो गया, या बहुत ज़्यादा गर्म है, बालू है और सारी चीज़ें हैं, तो फिर फसल ठीक से नहीं हो पाएगी। तो याद समझ लीजिए कि कृषि क्रियाकलाप के लिए ज़रूरी है स्थलाकृति, मृदा और जलवायु। ठीक, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। ठीक, जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं क्या होता है, वो कृषिगत भूमि कहलाता है। ठीक, कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। उपयुक्त कारक का मतलब क्या हुआ कि भैया वहाँ की स्थलाकृति बढ़िया है, मृदा बढ़िया है, जलवायु बढ़िया है, तभी तो वहाँ कृषिगत भूमि ज़्यादा होगी। और जहाँ कृषिगत भूमि ज़्यादा होगी वहाँ क्या होगा कि कृषि का संकेंद्रण अधिक होगा। ठीक, कृषि का संकेंद्रण सबसे अधिक यहीं पर होगा। तो ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एक चित्र ऐसे देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, ये देखिए। ठीक, अब देखिए इसमें जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना आपको, ये क्या दिखा रहा है आपको कि सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा देखिए कहाँ लोग कृषि कर रहे हैं। ये जहाँ जहाँ ऐसे ग्रीन वाला दिख रहा है ना, यहाँ सब कृषिगत भूमियाँ हैं, देख रहे हैं। दक्षिण अमेरिका में बहुत कम है, अमेरिका में सिर्फ ये पूर्वी जो अमेरिका का एरिया है यहाँ पर, और कुछ कुछ देखिए थोड़ा थोड़ा उधर होता है। सबसे ज़्यादा कृषि यहाँ हो रहा है ना, पूर्वी अमेरिका में। और दक्षिण अमेरिका में भी देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ज़्यादा, इधर भी हो रहा है लेकिन थोड़ा बहुत हो रहा है। अफ्रीका में देखिए हर जगह कृषि नहीं हो रही है, ये एरिया तो पूरा खाली है ना, सारा मरुस्थल है यहाँ पर, यहाँ तो एग्रीकल्चर वगैरह होता नहीं, बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ज़्यादा नहीं होता। और यहाँ देखिए यूरोप में कृषि करने के लिए देखिए कितनी अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पर हो रहा है यूरोपीय देशों में। ठीक, भारत में देखिए एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा स्कोप है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग कृषि करते हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ठीक, इधर देखिए ये जापान वगैरह का एरिया, पूर्वी चीन का एरिया देख लीजिए, है ना। इन सब चीज़ों में ये है जापान में एग्रीकल्चर के लिए ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भी, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, ये दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का एरिया है। इंडोनेशिया, ये जावा, सुमात्रा, ये जो द्वीप हैं इन पर भी थोड़े बहुत कृषि होते हैं ना। तो अब देखिए सबसे ज़्यादा संकेंद्रण कृषि का कहाँ है ना, हर जगह नहीं कृषि हो रही है ना, कहीं कहीं हो रही है। जैसे अमेरिका के पूर्वी भागों में हो रही है, दक्षिण अमेरिका में यहाँ हो रहा। ठीक, अफ्रीका में ऐसे कुछ जगहों पर ज़्यादा कृषि हो रही है, हर जगह नहीं। ठीक, यूरोप में, भारत में, ये सब जो आपको ये ग्रीन वाला दिख रहा है ना, वो वाला। तो कहने का मतलब यह है कि कृषि वाला जो क्षेत्र है ना सबसे ज़्यादा इधर ही है, और जहाँ कृषि का संकेंद्रण ज़्यादा है इसका मतलब वहाँ पर कृषि करने योग्य अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, कृषिगत भूमि का विश्व वितरण हो गया, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये देखिए मैप में सब कुछ दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर कहाँ हो रहा है, इस पूरे बेल्ट में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ है क्या कहते हैं चीज़ें आप देख लीजिए। जैसे एग्री है, एग्री के साथ कल्चर जोड़ दीजिए, तो ये हो गया एग्रीकल्चर। ठीक, सेरी है के साथ कल्चर जोड़ दीजिए, जैसे हो गया सेरीकल्चर। पीसी है, पीसी के साथ कल्चर जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, पीसी कल्चर। वीटी है, वीटी के साथ कल्चर जोड़ दीजिए जो क्या हो जाएगा, वीटी कल्चर। हार्टी है, हार्टी के साथ हार्टिकल्चर हो गया। तो अब ये है क्या, देखिए एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर कृषि से रिलेटेड है ना। इसमें मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। ठीक, पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इसे खेती भी कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा हो गया आपका सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब रेशम उत्पादन, याद रखिएगा। ठीक, सेरीकल्चर में क्या होता है, रेशम उत्पादन होता है। इसमें क्या होता है, रेशम की कीटों का वाणिज्यिक पालन होता है। यह कृषक की आय में क्या होता है, पूरक हो सकता है, मतलब किसानों की इनकम बढ़ा सकता है ना। मतलब आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं और सेरीकल्चर भी कर रहे हैं तो इनकम बढ़ेगी ना। एक होता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मतलब क्या हो गया, मत्स्य पालन। ये सब एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं भाई, मैंने बताया था ना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब समझ लीजिए कि यहाँ पर कि एग्रीकल्चर कृषि हो गया, सेरीकल्चर रेशम हो गया, पीसी कल्चर मत्स्य पालन हो गया,
विटीकल्चर द्राक्षा कृषि है, अंगूर की खेती, इसी को विटीकल्चर को बोलते हैं। हार्टिकल्चर उद्यान कृषि है, वाणिज्यिक उद्योग उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों, फलों को उगाना क्या कहलाता है? हार्टिकल्चर है। ठीक, तो हार्टिकल्चर में कई चीज़ आता है। हार्टिकल्चर क्या है? उद्यान कृषि हो गया ना, या इसमें फूल, फल, सब्जी सब आ रहा है। ठीक है ना। चलिए, तो ये याद रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भैया कृषि तंत्र क्या है ना, एग्रीकल्चर सिस्टम क्या होता है भैया कि कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश, बीज, उर्वरक, मशीन और श्रमिक है। ठीक है ना। तो मोटी मोटी बात बस समझ लीजिए कि कृषि तंत्र क्या है। खेती को एक तंत्र के रूप में अगर देखें तो ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है ना। तो अब इसके लिए इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि इन्वेस्टमेंट। ठीक, इसमें इन्वेस्टमेंट, बीज, उर्वरक, मशीन और श्रमिक, ठीक, ये सब इसके इन्वेस्टमेंट हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। मतलब ये सब जरूरी है। अगर आप निवेश करेंगे, उर्वरक का निवेश करेंगे, मशीनरी, ये श्रमिक, ये सब क्या है? कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है, इसको देखिए ठीक से। देखिए, कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति है ना, जो आपकी ज़मीन है जिस पर आप खेती करते हैं, ठीक, उसका क्या सिस्टम है ना, एग्रीकल्चर सिस्टम क्या है उसका। तो पहले ये समझिए, आपको क्या करना होगा? इन्वेस्टमेंट करना होगा ना। सबसे पहले क्या होगा? इन्वेस्टमेंट करना होगा, है ना। इन्वेस्टमेंट क्या होता है भैया? एक तो जैसे मशीनरी है, जैसे देख रहे हैं ना, ट्रैक्टर है, तो पहले ट्रैक्टर से क्या करेंगे? ट्रैक्टर खरीदेंगे या ट्रैक्टर किराए पे लेंगे और किराए पे लेकर के खेत की जुताई करेंगे, तो वो हो गया आपका मशीनरी। फिर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट, बीज का इन्वेस्टमेंट होगा, है ना। मार्केट से खरीद के लाएंगे या कहीं से खरीद के लाएंगे बीज, और क्या करेंगे? उसका छिड़काव करेंगे, ठीक, बीज बोएंगे। और इसके बाद देखिए, ये रसायन है। इस रसायन मतलब क्या? ये खाद वगैरह, खाद भी तो लेना पड़ेगा ना। तो ये क्या हो गया? कृषि सिस्टम में, कृषि के सिस्टम, ये इन्वेस्टमेंट है। मशीनरी का, बीज का, रसायन का, ये इन्वेस्टमेंट है। और ये सब इन्वेस्टमेंट करने के बाद प्रक्रम करेंगे ना। मतलब क्या प्रक्रम होगा? देखिए, जुताई, बुआई, छिड़काव, ये सब क्या है? प्रक्रम है, एग्रीकल्चर के प्रक्रम। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे कि निर्गत क्या होगा? उसका फसल। ठीक, मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रोसेस से जाएंगे, तो क्या होगा आपको? निर्गत। निर्गत क्या होता है? जिसे आप फसल मिलेगा आपको। ठीक है ना। और चीज़ देख लीजिए भैया कि अब इन्वेस्टमेंट में ना दो चीज़ का इन्वेस्टमेंट होता है। एक तो मानवीय इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा भौतिक यानी प्राकृतिक इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो मानव क्या इन्वेस्टमेंट करेगा भैया? देखिए, फसलों को रखने के लिए भंडारण कर गृह बनवाएगा ना, कोल्ड स्टोरेज वगैरह जो बनते हैं, या गोदाम वगैरह जो होते हैं, वो भंडार, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। मानव उस इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दूसरा अपने श्रम का इन्वेस्टमेंट करेगा ना, भाई मेहनत करेगा तो वो इन्वेस्टमेंट हो रहा। फिर मशीनरी पर इन्वेस्टमेंट करेगा। मशीनरी मतलब जैसे ट्रैक्टर है और मशीन, सिंचाई वाली मशीन है, ट्यूबवेल है, ये सब चीज़ें, उसके लिए जो सामान खरीदेगा, ठीक, और खाद वगैरह खरीदेगा। तो ये मानवीय इन्वेस्टमेंट है। भौतिक इन्वेस्टमेंट में देख लीजिए क्या होता है भैया कि सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश बहुत ज़रूरी है इसके लिए, कृषि के लिए। एक बेहतर तापमान होना चाहिए, ये भी है। वर्षा, मृदा, ढाल, ये सब क्या है? भौतिक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो ये कृषि पद्धति, ये सब एक सिस्टम से काम कर रहे हैं ना, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, तो ये हो गया। आगे देखिए, आगे भैया कृषि के प्रकार, ये बहुत ज़रूरी है ना, ये ध्यान रखिएगा। पहले ये एक चीज़ और देख लीजिए। पहले ये एक है जैविक खेती। आजकल लोग जैविक खेती कर रहे हैं, बायोलॉजिकल कृषि कर रहे हैं। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद डाला जाता है ना। जैविक खाद जैसे क्या कहते हैं, गोबर हो गया, है ना, और ये जो सड़े गले पेड़ पौधे की जो वनस्पतियाँ होती हैं, ये सब डाल दिया। ठीक है ना, मतलब नेचुरल खाद डालते हैं उसमें। ठीक, प्राकृतिक कीड़ानाशी का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक कीटनाशी जैसे नीम वगैरह होता है, तुलसी वगैरह होता है ना, ये सब चीज़ें। देखिए, फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता, सीधे सीधे। तो आजकल इसका बड़ा प्रचलन है ना, ये बहुत ज़रूरी है जैविक खेती के बारे में। लेकिन भारत में जैसे देश में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, इसका उत्पादन कम होता है ना,
उत्पादन अगर बढ़े तब तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उत्पादन कम है इसीलिए जैविक खेती करना थोड़ा सा महंगा भी हो जाता है। चलिए, तो अब देखिए कृषि के प्रकार, देखिए ये बहुत ज़रूरी है। कृषि देखिए दो प्रकार की होती है, एक निर्वाह कृषि, दूसरा वाणिज्यिक कृषि। सिंपल बात है, आगे बता देंगे। पहले समझ लीजिए कि कृषि के कितने प्रकार, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि, दो। अब किस आधार पे है याद रखिएगा, भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम, प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को दो भागों में बांटा गया है, निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि। ठीक है ना। कैसे भैया, सिंपल बात समझ लीजिए कि वहाँ की भौगोलिक दशा क्या है। ठीक, अगर वहाँ पर की भौगोलिक दशा जिस तरीके से, भौगोलिक दशा मतलब अगर पहाड़ है तो वहाँ पर किस प्रकार की कृषि होगी, अगर रेगिस्तान वाला कुछ एरिया है तो वहाँ पर किस टाइप की कृषि होगी, समतल है, जलोढ़ मृदा है तो वहाँ किस टाइप की कृषि होगी। तो ये प्रकार है कि अलग अलग है। तो भौगोलिक दशा न, उत्पाद की मांग मतलब जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज़्यादा कौन से एग्रीकल्चर चीज़ की डिमांड है। जैसे अब भारत का गंगा यमुना का जो दोआब है, ब्रह्मपुत्र का जो दोआब है, यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, गेहूँ चावल सबसे ज़्यादा चाहिए। इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर गेहूँ चावल ही उगाते भी हैं। और यहाँ की जलवायु भी ऐसी है, यहाँ की भौगोलिक दशा भी ऐसी है गेहूँ चावल उत्पादन करने के लिए, है ना। लेकिन अब जैसे केरल में चले जाइए, ठीक है ना, या फिर पहाड़ी एरियो में चले जाइए तो वहाँ पर क्या देखेंगे, वहाँ पर ऐसी पहली बात भौगोलिक दशा भी नहीं है, तो इसलिए उस तरीके से उत्पादन वहाँ पर नहीं हो पाता है। अब देखिए, तो भौगोलिक दशा, उत्पादन की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी का स्तर, ठीक, के आधार पर कृषि को दो भागों में बांट दिया गया, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। ठीक, तो देखिए निर्वाह कृषि क्या होता है। ये निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि जो निर्वाह कृषि में जो एग्रीकल्चर होगा ना, वो बेचने के लिए नहीं होगा, वो अपने खाने के लिए भला उत्पादन हो जाए, उसी को कहते हैं निर्वाह कृषि। कहते हैं ना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। जीवन निर्वाह का मतलब क्या हो रहा है, बस किसी तरीके से भाई चल रहा है बस। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर जो हो रहा है, जो भी खेती किसानी हो रही है ना, उसका उत्पादन सिर्फ अपने खाने के लिए हो रहा है, बेचने के लिए नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो वो क्या होता है, निर्वाह कृषि। तो इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। ठीक है ना। और खेती भी क्या होगी ना, पारंपरिक रूप से होगी। ठीक है ना। उसमें जो निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी होगी, मतलब टेक्नोलॉजी का लो लेवल होगा। जैसे हल वगैरह रखे होंगे, खास तौर से छोटे मोटे बैल से ही जोत देते होंगे, है ना, या ट्रैक्टर वगैरह से जुताई हो जाती है। तो उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं करते वो लोग। ठीक, पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। सभी लोग, पूरे घर के लोग सब उसी में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर में, खेती किसानी में ही लगे हुए हैं। ठीक है ना। निर्वाह कृषि उसी को बोलते हैं ना। निर्वाह कृषि को पुनः दो भागों में बांट सकते हैं, है ना। देखिए जो निर्वाह कृषि है इसी दो भागों में बांट गया, एक गहन निर्वाह कृषि, दूसरा आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है ना। तो अच्छा इसको समझ लीजिए ना। अब गहन निर्वाह कृषि हो गया। गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है भैया कि छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और श्रमिक अधिक श्रम से खेती करते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होता है भैया, छोटा भूखंड होगा, साधारण टेक्नोलॉजी होगी, औजार होगा, जैसे हल हो गया, कौन सा हल, ये बैल वाला हल हो गया, साधारण तरीके से, और बहुत ज़्यादा श्रम की ज़रूरत पड़ती है ना। बैल से अगर आप हल जोत रहे हैं, है ना, कुदाल से और क्या कहते हैं फावड़ा से अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत की बात हो जाती है। तेज़ धूप में सब भैया काम करते हैं। ठीक है। जलवायु बहुत ज़्यादा धूप वाली है। ठीक, उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। ठीक है ना। वहाँ पर क्या होगा कि एक से अधिक भी फसल उगा सकते हैं। ठीक, आगे देख लीजिए भैया कि अब गहन कृषि जो होता है इसमें मुख्य फसल क्या है भैया, चावल है। ठीक, मुख्य फसल चावल, अन्य फसल में गेहूं है, मक्का है, दलहन है, तिलहन, ये सब भी शामिल है। ठीक, गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया, मतलब एक तो दक्षिण एशिया में जैसे भारत है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, वो सब गहन कृषि लोग करते हैं यहाँ। दक्षिण पूर्वी है ना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, वो सब चीज़ें है ना,
जावा, सुमात्रा, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया मतलब म्यांमार हो गया है ना, उस तरफ जापान हो गया, ठीक, वियतनाम हो गया, वो सब पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। ठीक, ये सब खेती कहाँ हो रही है, बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या है, आदिम निर्वाह कृषि। अभी बताया ना मैंने, स्थानांतरी कृषि, यही आदिम निर्वाह। आदिम का मतलब क्या होता है कि वो प्राचीन काल में जैसे बहुत पहले जो जैसे लोग खेती किसानी कर रहे हैं वही चीज़ अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो गया आदिम निर्वाह कृषि। ये क्या हो गया, स्थानांतरित कृषि भी इसी को बोलते हैं। या चलवासी पशुचारण इसमें शामिल होते हैं, एक जगह रहते ही नहीं, वो क्या करते हैं, जाते रहते हैं, हटते रहते हैं। ठीक है ना, तो मोटी मोटी बात समझ में आई भैया। क्या अभी बात समझ में आनी चाहिए आपको कि जो निर्वाह कृषि है ना, इसके दो भाग हैं। ठीक, कौन कौन से, एक तो देख लीजिए ये दो भाग हैं, एक तो गहन निर्वाह कृषि, दूसरा आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है ना, यही है स्थानांतरी भी इसी को ही बोलते हैं। ठीक है ना, ये इसी को स्थानांतरी बोलते हैं, आदिम निर्वाह कृषि। अब देखिए अगला है, देखिए समझ लीजिए स्थानांतरी कृषि क्या होता है। समझिए कि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। कौन से, स्थानांतरी कृषि। ठीक, अभी हमने बताया ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। ठीक है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात भी होती है और क्या होती है कि पेड़ पौधे भी बहुत जल्दी उगाते हैं, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। ठीक है ना, वृक्षों को काट कर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिला देते हैं। ठीक, और मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाते हैं। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा जब अमेजन हम लोग पढ़ रहे थे, याद होगा, तो अमेजन में हमने बताया था वहाँ पे आपको कि एक कसावा वगैरह क्या होता है ना, पीछे की क्लास में है, ये सब चीज़ें जा कर के देख सकते हैं, वहाँ भी बात हुई थी इसकी। तो अब ये सब फसल क्या है भैया, उगाते हैं। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद भूमि को छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है ना, पहले तो वो खेती करते हैं वहाँ पे, उसके बाद क्या करते हैं, भूमि को छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं। और क्या होता है भैया, फिर देखिए कृषक नए भूखंड पर चला जाता है और स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा, इसी को क्या कहते हैं, कर्तन दहन कृषि, कर्तन दहन कृषि। ठीक, अच्छा इसका ना विश्व में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। जैसे अभी हमने झूम खेती बताया ना, तो झूम खेती कहाँ होता है, झूमिंग होता है उत्तर पूर्वी भारत में। ठीक है ना, मिल्पा कहाँ होता है, मैक्सिको में। रोका कहाँ होता है, ब्राज़ील में। लदांग कहाँ होता है, मलेशिया में। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए आगे है, देख लीजिए चलवासी पशुचारण। तो चलवासी पशुचारण कहाँ होते हैं भैया, सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में। ठीक, मध्य एशिया में और भारत के कुछ भागों में जैसे कि राजस्थान और जम्मू कश्मीर में क्या होता है, प्रचलित है। कौन सी भैया, ये चलवासी पशुचारण। ठीक, चलवासी पशुचारण मतलब ये क्या करते हैं कि अपने जानवरों को ले जाते हैं कहीं दूसरे जगह पर चराने के लिए ले जाते हैं ना, तो ये क्या होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पशुचारण। ठीक, ये देखिए यहाँ पर ये चलवासी जो होते हैं ना, अपने ऊँटों के साथ देखिए जा रहे हैं, ये एक जगह नहीं रहते, ये हमेशा आप जहाँ जाएंगे, जहाँ इनके पशुओं को खाने के लिए चारा होगा वहीं रहेंगे, चराएंगे, उसके फिर वहाँ से चले जाएंगे। तो ये क्या होता है भैया आपका, ये चलवासी पशुचारण है, याद रखिएगा। ठीक, तो आगे देख लीजिए भैया कि इनके पास क्या होती है, भेड़, ऊँट, मवेशी, गाय, बकरियाँ ये सब होती हैं। दूध, मांस, ऊन, खाल ये सब पाने के लिए इनका पालन पोषण करते हैं और ये जगह जगह जा कर के इनको चराते रहते हैं। ठीक, आगे देखिए वाणिज्यिक कृषि क्या होती है। ठीक, बात समझ रहे हैं आप। अब क्या हमने बताया, वाणिज्यिक कृषि। अभी ये सब क्या था, याद रखिए, ये चलवासी पशुचारण है ना, और ये स्थानांतरी कृषि है ना, और ये आदिम निर्वाह कृषि में शामिल थे, याद रखिएगा। ठीक, क्या आदिम निर्वाह कृषि में शामिल होते हैं स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। अच्छा, आप इसको और क्लियर कर देते हैं ना, आप थोड़ा सा और इसे अच्छे से समझ लीजिए ना, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ऐसे समझिए। यहाँ पे एक होता है क्या, निर्वाह कृषि,
है ना। निर्वाह कृषि के दो भाग होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? एक होता है गहन निर्वाह कृषि, है ना, और दूसरा क्या होता है भैया? आदिम निर्वाह कृषि, ठीक। आदिम निर्वाह कृषि, इसके दो भाग होते हैं। एक तो होता है स्थानांतरी, दूसरा होता है क्या? चलवासी पशुचारण, ठीक। तो बात समझ में आ गई कि एक होता है निर्वाह कृषि के दो भाग होते हैं। एक तो गहन निर्वाह कृषि होता है, दूसरा आदिम निर्वाह कृषि होता है। आदिम निर्वाह कृषि का ही भाग है स्थानांतरी और ये चलवासी पशुचारण। तो अब मतलब दोनों एक ही बात हो गई, है ना। चलिए अब देखिए, ये हो क्या, यहाँ से देखिए